इधर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच यूरोप और अमेरिका के रिश्तों के बीच जो तनाव है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल ग्रीनलैंड को आर्कटिक क्षेत्र का गेटवे कहा जाता है और यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं। ये एक नया समुद्री रूट भी है, लिहाजा अमेरिका, यूरोप, रूस और चाइना सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं, ग्रीनलैंड पर, और ये जंग का नया अखाड़ा बनता जा रहा है। इस पर ताज़ा अपडेट क्या है, किसने वहां पर सैन्य अभ्यास किया, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नेदरलैंड, फिनलैंड की प्लानिंग क्या है और क्या अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करने के चक्कर में यूरोपियन यूनियन के देशों से एक नई जंग छेड़ देगा। देखिए खास रिपोर्ट। ग्रीनलैंड दुनिया का नया वॉर जोन। बर्फ के नीचे दबा महाशक्तियों का महासंघर्ष। लाखों टन खनिज पर ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग की नजर। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। यहां रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, लिहाजा दुनिया की निगाहें यूक्रेन और मिडिल ईस्ट से हटकर ग्रीनलैंड पर टिक गई हैं। अमेरिकी धमकी के बाद फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन समेत 7 देशों के सैनिक ग्रीनलैंड पहुंचे। कई नाटो सदस्य देशों ने ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया। दरअसल डेनमार्क ने जब से यह कहा है कि वह अमेरिका की ब्लैकमेलिंग से डरता नहीं है, तब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के मसले पर झुकने के मूड में नहीं हैं। वो ग्रीनलैंड को लेकर अब और आक्रामक तेवर अख्तियार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने सीधे तौर पर डेनमार्क पर आरोप लगाया कि वो पिछले कई दशकों से ग्रीनलैंड पर बढ़ते रूसी सुरक्षा खतरे से निपटने में नाकाम रहा है। अब टाइम आ गया है कि ग्रीनलैंड में रूसी खतरे को खत्म कर दिया जाए। नाटो पिछले 20 सालों से डेनमार्क से कहता आ रहा है कि ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करना होगा। दुर्भाग्य से डेनमार्क कुछ भी नहीं कर पाया। अब वक्त आ गया है और ये किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही घोषणा की थी कि फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नेदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 1 जून तक कोई समझौता नहीं हुआ तो यह टैरिफ बढ़कर 25% कर दिया जाएगा। यानी ग्रीनलैंड पर ट्रंप अब मूड बना चुके हैं। इधर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप को धमकाने की कोशिश करार दिया। मेटे फ्रेडरिक्सन ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम सहयोग करना चाहते हैं, हम संघर्ष नहीं चाहते। मैं बाकी महाद्वीप से लगातार मिल रहे संदेशों से खुश हूं और कह सकती हूं कि यूरोप ब्लैकमेल नहीं होगा। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल ग्रीनलैंड को आर्कटिक क्षेत्र का गेटवे कहते हैं। यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये नया समुद्री ट्रेड रूट है, लिहाजा अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन सबकी नजर इसी पर है और ये जंग का अखाड़ा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो एक तरफ ट्रंप हैं जो धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए आगे क्या होता है। उनकी इस धमकी को इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि क्या वो ग्रीनलैंड पर कब्जे की नीति बना रहे हैं, लेकिन उधर डेनमार्क भी झुकने को तैयार नहीं है और इधर यूरोपियन यूनियन के कई देश ऐसे हैं जो कि अब वहां पर सैन्य प्रैक्टिस जिन्होंने शुरू कर दी है। तो क्या ये स्टेप ट्रंप को भड़काने वाला साबित होगा? इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शारदेंदु सर, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, वो साथ में जुड़ गए हैं। एम्बेसडर रिटायर्ड प्रदीप कपूर जी, पूर्व डिप्लोमेट, वो भी साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। पहले ब्रिगेडियर शारदेंदु, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं? अभी मैं रिसेंट की बात करूं तो वेनेजुएला के बाद ईरान से पंगा। वेनेजुएला में तो उन्होंने राष्ट्रपति को उठा लिया, फिर ईरान से वहां पर पंगा चल रहा था, लग रहा था अभी थोड़ी सी शांति है। अब पूरा फोकस उनका ग्रीनलैंड पर शिफ्ट हो गया है। देखिए, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने पूरे विश्व में उथल पुथल की स्थिति बना रखी है जब से उनका सेकेंड टेन्योर शुरू हुआ है। पहले टैरिफ, इकोनॉमिक सैंक्शन ईरान में जो स्थिति को उन्होंने आग में हवा में और उसको भड़काने की कोशिश की है, और फिर ग्रीनलैंड। देखिए, ग्रीनलैंड के वो अमेरिकी सुरक्षा का हवाला देते हैं। 1776 से 250 साल के इतिहास में अमेरिकी सुरक्षा को आंच नहीं आई है, और आज के दिनों में ऐसा क्या हो गया कि अमेरिकी सुरक्षा को आंच आ गई और वो ग्रीनलैंड को ऑक्युपाई करना चाहते हैं। और ऐसे समय में जबकि डेनमार्क नाटो का सदस्य है, आपकी वहां मिलिट्री बेस है, आपको और एडिशनल सुरक्षा क्यों चाहिए? आप वहां पे, आपका मिलिट्री बेस है, अब आप कहते हैं कि ग्रीनलैंड
ग्रीनलैंड पे हमारी ओनरशिप होगी तो हम इसकी सुरक्षा और अच्छे से कर सकेंगे। ये सब बहाने हैं। एक्चुअली अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का मकसद है वहां के रेयर अर्थ मिनरल पे कब्जा करना और साथ में अपना वर्चस्व यूरोपियन नेशन में भी बना के रखना, जिससे कि कहीं ना कहीं वो रशिया को चेक कर सके और यूरोपियन नेशन को चेक कर सके। इसी के तहत उन्होंने कहा कि अगर वो ग्रीनलैंड पे अपना अधिकार नहीं साबित कर पाएंगे तो वो एडिशनल टैरिफ लगाएंगे 10% से लेके 25% तक। देखिए पूरी तरीके से मिलिटरली ऑपरेशन वो करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए वहां का जो जनमानस है वो अमेरिका के साथ नहीं जाना बिल्कुल चाहता नहीं है। जाना डेनमार्क ने बहुत ही क्लियर शब्दों में बोला है कि डेनमार्क का वो अभिन्न हिस्सा है, वो ऑटोनॉमस रीजन है, उसकी सुरक्षा डेनमार्क के साथ है और वहां के लोग डिसाइड करेंगे कि वो अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं कि डेनमार्क के साथ जाना चाहते हैं। तो उनका एक टूक जवाब है, वो डेनमार्क के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो वेलफेयर स्टेट की तरह वहाँ एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है और वहां की जो पॉपुलेशन है वो डेनमार्क के साथ पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है। तो लिहाजा अमेरिका किस इरादे से वहां जाना चाहता है? पूरा विश्व ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके सिक्योरिटी कंसर्न है कि रशिया का दबदबा आ जाएगा या रशिया के ट्रूप्स वहां आ जाएंगे या चाइना वहां घुस जाएगा। ये सारी दलीलें जो ट्रंप देते हैं वो एक बहाना है। मकसद सिर्फ एक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। पूरे विश्व के जितने खनिज पदार्थ है वो सारी चीज अमेरिका के लिए उपलब्ध करा दिया जाए। आप अपनी इकोनॉमी, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखते हैं और दूसरे के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना चाहते हैं। ये आपकी फिलॉसफी रही है। इसी के तहत आपने देखे वेनेजुएला में जिस तरीके का ऑपरेशन किया, उनके हेड ऑफ स्टेट को उठा लिया और अब वहां की ऑयल कंपनी पे पूरी तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। मकसद क्या है? मकसद नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना और बहाना क्या दिया? इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग पैडलिंग, ड्रग कार्टेल के अगेंस्ट ऑपरेशन। आप इस तरीके के बहकावे वाली बात करते हैं और विश्व में एक बड़ी अनसर्टेनिटी की आपने स्थिति बना रखी है। आप यूरोपियन नेशंस के भी साथ नहीं है, आप नेटो कंट्रीज के साथ नहीं है, आप लैटिन अमेरिकन कंट्री के साथ नहीं है, मिडिल ईस्ट में आपने बिल्कुल तहस नहस कर रखा है और साउथ एशियन कंट्री में आए तो आपने हिंदुस्तान के ऊपर भी 50% टैरिफ लगा रखा। तो आप अपने मित्र समझते नहीं किसी को। एक एंटरप्रेन्योरियल जो एटीट्यूड आपके दिमाग में घुसा हुआ, उससे आपको निकलना पड़ेगा। हर चीज में आप प्रॉफिट और सिर्फ प्रॉफिट अमेरिका का ही हो और पैसे जहां आपने दे रखे वहां पे आप अपना वर्चस्व साबित करें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको राइटियस पाथ पे जाना पड़ेगा। जो छोटे बड़े कंट्रीज की आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। इसी सवाल को लेकर मैं प्रदीप कपूर जी के पास भी चलना चाहूंगा सर, क्योंकि जैसा कि अभी सर ने बताया और ये पब्लिक डोमेन में भी है कि वेनेजुएला पर आरोप यही लगाया कि भाई जो मादुरो हैं वो तो ड्रग पैडलर हैं और ये आरोप लगाकर कब्जा किया, जबकि इसके पीछे ऑयल का सारा खेल था। ये बात सारी दुनिया जानती है। यहाँ पर भी रशिया का डर दिखाकर वही जो यहाँ के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उस पर कब्जे की है नीति डोनाल्ड ट्रंप की। डर दिखा रहे रशिया और चाइना कब्जा कर लेंगे। अरे भाई जिसका है वो नहीं चाह रहा, आप फिर क्यों जबरदस्ती घुसे चले जाते हैं हर जगह? नहीं, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है और बहुत अहम टॉपिक बना रहेगा काफी दिनों के लिए, काफी महीनों के लिए, और इसका इम्पैक्ट बहुत अधिक रहेगा ईयू पे भी, नाटो पे भी, क्योंकि हर देश पे रहेगा वैसे तो, बट ईयू और नाटो पे तो बहुत ही ज्यादा रहेगा। और ईयू के जो रिलेशन है यूएस के साथ, जो अब तक ठीक थे, अब काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तो जैसे आपने कहा भी कि ये वॉर जोन बनेगा या क्या होगा इसका, अब आगे देख के पता चलेगा क्या होना है, क्योंकि जो डिप्लोमेटिक पैराडाइम्स है वो तो चेंज होते जा रहे हैं दिन ब दिन, जैसे हमारे पहले वक्ता ने भी कहा। तो उसमें अब जो यहाँ पर ग्रीनलैंड में स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर ये भी सुना हमने वाशिंगटन डीसी में कि अगर वहाँ पर कुछ 57-58 हज़ार पॉपुलेशन है डेनमार्क की, तो अगर आप उनको $1-1 मिलियन का दे रहे हैं पैसा हर आदमी को खरीदने के लिए उनका वोट, अगर आप कहें कि हम आपको $1 मिलियन देंगे तो आप यूएस के साथ जुड़ जाइए, तो ऐसे भी कुछ प्लान्स यहाँ पर चल रहे हैं, कुछ वार्ता चल रही है ऐसी कि ये भी अगर अनाउंस कर दें या वहाँ से शुरू कर दें एक नया तरीका डेनमार्क के लोगों को जीतने का, तो काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी उथल पुथल हो रहा है दुनिया में। और भारत को इस समय पे अपना जो अपने पाथ पे जो चल रहा है, अपने पथ पे उसी पे कायम रहना पड़ेगा और उसी के तहत आगे बढ़ना होगा। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत के और विकसित भारत की ओर
और जो टैरिफ्स लगे हैं, अगर भारत के ऊपर 50% लगे हुए हैं और 500 की धमकी है, तो जो यूरोपियन देशों को भी अब धमकी मिल रही है, जिनके साथ आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है पहले, यूएस ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है और यूएस ब्रिटेन का भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो डेनमार्क भी उसमें शामिल है और नाटो के साथ तो बहुत ही गूढ़ संबंध है बहुत दशकों से। तो अब आप वो सब चीज़ों को पीछे रखकर जी साइड में करके कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड हमारा हिस्सा बनेगा। तो ग्रीनलैंड को अब अपना हिस्सा बनाना इतना आसान मेरे ख्याल से होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि चाहे पॉपुलेशन कम है, एरिया बहुत है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, रेयर अर्थ बहुत है, बट खतरा तो बहुत है डेनमार्क को भी। तो उन्होंने भी काफी कोशिश की है इस खतरे को थोड़ा सा माफी के साथ प्रदीप कपूर जी आपको रोकना चाहूंगा, यहीं से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है और बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को अब एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी की खास बात है कि बड़े धमकी भरे अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को यह चिट्ठी लिखी है कि मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। ये ले लीजिए, अपना नोबेल की जो खींच है लग रहा है वो यहां पर निकाल रहे हैं। ट्रंप बोले नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, यानी कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जे का उनका जो एक माइंडसेट है वो ये लेटर दिखाता है। ये देखिए पूरा लंबा चौड़ा लेटर है और जिसमें साफ तौर पर जो मोटी मोटी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है, वो कहते हैं कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। और किसको कहते हैं? वो सीधा लेटर लिखते हैं नॉर्वे के प्रधानमंत्री को और कहते हैं कि चूंकि आपके देश ने 8 युद्धों को रोकने के लिए मुझे नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं दिया, इस पुरस्कार से मुझे सम्मानित नहीं करने का फैसला किया है, इसलिए अब मुझे केवल शांति के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि शांति हमेशा सर्वोपरि रहेगी, लेकिन अब मैं यह सोच सकता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए क्या अच्छा है, क्या सही है। नॉर्वे के एक अखबार से वहां के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के संदेश मिलने की पुष्टि की है। जोनास मेहर स्टोरे ने बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश मुझे 18 जनवरी 2026 को यानी कि एक दिन पहले मिला है। ये संदेश मुझे और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की ओर से दिन में पहले भेजे गए एक संक्षिप्त संदेश के जवाब में आया है। जोनास गहर के मुताबिक उन्होंने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ मिलकर ट्रंप को एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें फिनलैंड, नॉर्वे समेत कई अन्य देशों पर टैरिफ लगाने का विरोध किया था। ब्रिगेडियर शारदेंदु, अब आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये तो मतलब सीधे तौर पर खुली धमकी हो गई और वो ये कह रहे हैं कि मैं कब्जा करके रहूंगा ग्रीनलैंड, मेरा जब मन करेगा मैं टैरिफ लगाऊंगा, मैं 10% करूंगा, फिर मैं 25% कर दूंगा, फिर मैं कब्जे की धमकी भी दूंगा। अब तो लेटर लिख के साफ धमका रहे हैं, तो दादागिरी है ट्रंप की। और क्या कहूंगा मैं इसको? बिल्कुल 2025 में उन्होंने पूरी कोशिश की नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए, तमाम तरीके के दावे किए, हर चीज का अपने ऊपर जिम्मेवारी ली कि हमने वहां पे पीस एस्टैब्लिश कर दिया है। और तमाम बार 50 से ज्यादा बार उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी उसमें जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बोला कि उन्होंने सीज फायर कराया। इस तरीके के क्लेम करने के बाद जब उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो वो डिसहार्टेन हो गया। और 2026 में कहीं ना कहीं वो अपने साम्राज्यवादी जो सोच है उसको बढ़ाते हुए दिख रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अभी तक हम चीन को कहते थे विस्तारवादी, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप तो लग रहा है कि चीन को भी फेल करके मानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ये देखिए बड़ी छोटी सोच है, इसको मैं बोलता हूं। अमेरिका जिसके लिए जाना जाता था वो अमेरिका की सोच ये नहीं है। मैं इसको बड़ा टेम्परेरी फेज मानता हूं। ये 3 साल का दौर ऐसे ही उथल पुथल वाला निकलेगा जब तक वो है, क्योंकि वो अपने सेक्रेटरीज की भी नहीं सुन रहे, तमाम तरीके के जो इनपुट मिलते हैं वो नहीं सुन रहे, और वो एक तरीके का क्लाउड क्रिएट करते हैं विश्व में। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, लोग उनकी बातों पर विश्वास करना बंद कर देते हैं और फिर वो वेनेजुएला का ऑपरेशन कर देते हैं। ईरान में वो स्ट्राइक करते करते फिर उन्होंने बोला कि ईरान की सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, अब वो इस पे स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन फिर उनके बयान बदलते हैं और फिर वो मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके के कई तरीके के वो वक्तव्य देते हैं। और आज की डेट में मेरा मानना है वो ग्रीनलैंड को लेके बहुत संजीदा है। ग्रीनलैंड अब उनके लिए साख का विषय बनता चला जा रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन उससे पूरी तरीके से अगेंस्ट है। चाहे वो आप यूके देख लीजिए, चाहे जर्मनी देख लीजिए, चाहे फ्रांस, कोई उसकी एडवोकेसी नहीं कर रहा, कोई अमेरिका
अमेरिका के साथ नहीं खड़ा। देखिए, यूरोप का एक अस्तित्व है, उन्होंने कॉमन करेंसी दी, उनके वीजा से आप तमाम कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन एक अस्तित्व है, अगर आप डेनमार्क के ग्रीनलैंड में घुस जाएंगे तो वो अस्तित्व पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर उस कॉमन करेंसी का क्या होगा, उस कॉमन ट्रेवलिंग का क्या होगा। हालांकि इंग्लैंड उससे अलग निकला था, लेकिन आज की डेट में यूरोप एग्जिस्ट करता है अपने टुगेदरनेस के लिए, इसीलिए वो नाटो के सदस्य बने, वहां कॉमन सिक्योरिटी की बात हुई। जब ये सारी चीजें रहेंगी नहीं और आप अपने नाटो सदस्य के मेंबर के ही ऊपर आप चढ़ाई कर देंगे, उसको कब्जा कर लेंगे, तो ये कहां तक आप इसको आगे चलाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप देखिए, वो किसी के नहीं है, उनकी सोच एक अलग किसी की, वो एंटरप्रेन्योरियल सोच पे चल रहे हैं। अमेरिका ने पैसा दिया तो अमेरिका उससे अपना कर्ज वसूलेगा, अगर अमेरिका ने किसी की मदद की तो उसका एक एक पाई का हिसाब लेगा। इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। उनको देखिए, नोबेल प्राइज नहीं मिला तो उन्होंने नोबेल प्राइज गिफ्ट करा लिया, मारिया मचाडो को बोला कि तुम आओ मेरे को गिफ्ट कर दो। तो इस तरीके की सोच और ऐसी छोटी सोच कि हमें पीस प्राइज नहीं मिला तो अब हम ग्रीनलैंड को हमें दे दो। तो कहने का मतलब यह कि विश्व में उथल पुथल मचाने के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पीछे एक बहुत बड़ा शासन तंत्र काम कर रहा है। अमेरिका देखिए, इतने बड़े डेट से गुजर रहा है, इकोनॉमी उनकी थोड़ी स्लगिश है। अब कैसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाए। नेचुरल रिसोर्सेज अगर वो इस्तेमाल करते तो वो ड्रेन आउट हो जाएंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए मिडिल ईस्ट, पहले कहते थे ना गॉड ब्लेस अमेरिका, अब मुझे लग रहा है अब भी यही कहे जा रहे होंगे गॉड ब्लेस अमेरिका, लेकिन दूसरे सेंस में। और शायद ऑन द लाइटर नोट मुझे लग रहा है कि ये भी लोग सोच रहे होंगे अच्छा है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 2 ही बार का होता है, तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। नहीं तो चीज़ें आपको लगता है कि प्रदीप कपूर जी और एस्केलेट हो सकती हैं अभी, क्योंकि जिस तरीके का एक एटीट्यूड डेनमार्क का है, उन्होंने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टेप बैक, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं ग्रीनलैंड के मसले को लेकर। तो बात ऐसे कि जो स्थिति यहाँ पर है इस समय पे यूएस में, अभी नवंबर 2026 को मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, जब पूरा जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसकी वोटिंग होगी, 1/3 हिस्सा सेनेट की वोटिंग होगी, और जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं करंट एडमिनिस्ट्रेशन के वो काफी गिरते जा रहे हैं। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहायकों को ये भी कहा है कि अगर आप लोग अब इसकी तैयारी करना शुरू नहीं करते और इस इलेक्शन में हम हार जाते हैं तो मेरा इम्पीचमेंट भी हो सकता है। तो उसमें 2 अभी सिनारियोज पॉसिबल हैं। एक तो अगर ये हार गए, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने, राष्ट्रपति साहब ने यहाँ पर खुद कहा है, तो उनका इम्पीचमेंट भी शुरू हो सकता है। दूसरा है, अगर ये नहीं हारे, दोनों हाउस, एक हाउस हार गए, तो ये लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। क्योंकि अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में थोड़ा सा मेजॉरिटी है इनका, उसमें कुछ सीट अगर ये जीत गए डेमोक्रेट्स, तो फिर इनका जो पावर है वो बहुत ज्यादा कटेल हो जाएगा। तो बाकी 2 सालों के लिए फिर ये बहुत लेम डक प्रेसिडेंट की तरह टाइम गुजरेगा यहाँ पर। तो ये नवंबर बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है यहाँ पर, नवंबर तक का, जब दुनिया को पता चलेगा कि इनकी जो नीतियां हैं वो अब आगे बढ़ेंगी या उन पे ब्रेक लगेगा या कुछ और सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगे यहाँ पर पॉलिटी में। तो तब तक भारत को तो जैसे वो कर रहे हैं टैरिफ्स के मामले में, उसी हिसाब से आगे बढ़ना होगा। इंडिया यूएस जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है हमारा और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो हमारी, वो बहुत अहम है भारत के लिए, यूएस के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो उसमें सारी, और इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, जो यहाँ पर हमने आईसेट भी साइन किया हुआ है, तो वो सारे जो एग्रीमेंट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, स्पेस के, उन सब क्षेत्रों में हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा, मिलिट्री कोलैबोरेशन में, हर चीज में। बट जहाँ तक टैरिफ का ये सवाल है, उसका कोई अभी अच्छी तरह से इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, और वो हमको नवंबर तक बातचीत करती रहनी पड़ेगी जब तक ये सिचुएशन क्लियर हो जाता है। क्योंकि सेनेट में भी कुछ क्वेश्चंस उठे हैं, ये टैरिफ का जो पावर है प्रेसिडेंट का वो ठीक है नहीं है, कोर्ट्स में भी मुद्दा आ गया है। तो काफी चीजें यहाँ पर इंटरनली भी बदलेंगी, और तब तक ग्रीनलैंड का क्या स्थिति रहेगी वो हमको देखना है। क्योंकि अगर उसमें अभी कुछ इंटरवेंशन नहीं हुआ और कुछ चेंज नहीं हुआ, तो फिर नवंबर के बाद में स्थिति एकदम बदल सकती है। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन पर 10 सेकंड का वक्त है मेरे पास। ब्रिगेडियर शार्देंदु, क्या नवंबर तक ट्रंप इंतजार करेंगे? जिस तरह का ट्रंप का एटीट्यूड है
और जिस तरह की वो उतावलापन अभी दिखा रहे हैं ग्रीनलैंड को लेकर, क्या नवंबर तक वेट करेंगे या आपको लगता है कि कुछ एक्शन होने वाला आने वाले वक्त में? some silence on the other end. Brigadier Shardindu. Some network issues. Yes, maybe. Yes, because it is showing blank. ठीक है, चलिए आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। तो ग्रीनलैंड को लेकर जो ट्रंप का प्लान है उसके सामने इस वक्त यूरोपियन यूनियन खड़ा हो गया और इस वक्त जो सिचुएशन है ग्रीनलैंड को लेकर वो यूएस वर्सेस ईयू बनी हुई है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।